हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक जो है वो इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ठीक, ये और तभी पॉसिबल है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते हो और वो भी डेली बाय डेली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन किया और एक दिन नहीं किया। जब आप डेली बाय डेली करते हो तो आपका क्या है कि सारा का सारा चैप्टर क्या होता है, रिकॉल हो जाता है। जिस चैप्टर का क्वेश्चन होगा, अगर आप वो करने बैठोगे तो सारा का सारा चैप्टर आपको रिकॉल हो जाता है, मतलब याद हो जाता है कि हाँ इसमें इसमें ये कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, तो चलिए यार, बातें तुम्हारी आपसे होती रहेंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इंप्रूव करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बेसिक से करना है तो बेसिक से कीजिए। ठीक है, फिर बाद में उसको आप देखिए कि आप शॉर्ट में से कैसे कर सकते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन को कम से कम 2 बार तो पढ़िए ही पढ़िए। उसके बाद ये आपको मैंने क्या कहा है कि आपको ये पता हो जाना चाहिए कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। ठीक है, अगर ये 3 चीजें आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल गई तो मतलब आपने आधा कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, और बचा है आधा कैलकुलेशन। जब आपको ये पता हो जाता है इसे करना कैसे है ना, तो वो भी आधा कैलकुलेशन फिर धीरे धीरे माइंड में होने लगता है और वही आप लिखते हो पेज पे जो आप याद नहीं रख सकते। ठीक है, तो चलिए पढ़िए आप, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है कि सूरज ने 3243 रुपए के 3 भागों में इस प्रकार 5, 4 और 8 के साल बाद इन पर ब्याज बराबर हो। 3 जगह इस प्रकार डिवाइड किया कि इनका जो ब्याज है, इंटरेस्ट मिले हमें, वो क्या हो, इतने साल बाद बराबर हो। तो सभी मामलों में साधारण ब्याज 3% प्रतिवर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसने बोला वो 3% बोला है। ठीक, तो सबसे बड़ा भाग पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए। तो आप एक बात बताइए कि प्रिंसिपल तो हमें पता नहीं है। अगर हमें प्रिंसिपल का रेशियो भी पता हो जाए तब भी तो हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं और बता सकते हैं ना सबसे बड़ा वाला भाग कौन सा था। बता सकते हैं नहीं। आप ये मत सोचिए कि टाइम के हिसाब से जिसका टाइम सबसे कम ज्यादा है वो ज्यादा इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप एक दिमाग और लगा सकते थे कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टाइम अलग अलग है। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, जिसकी से इस पे वो सॉरी टाइम कम है सबसे, उसका जाहिर सी बात है कि अगर तीनों का ब्याज क्या है बराबर है तो जिसका टाइम कम है उसकी प्रिंसिपल सबसे ज्यादा होगी। तो अनुमान तो आपने लगा लिया, लेकिन है कितना ये कैसे बताएंगे, तो इसके लिए मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक बात बताइए कि प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का मान क्या होता है, फॉर्मूला PRT/100। आप चाहो तो ये रख लो, आप चाहो तो ये करो कि 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 1 साल में, तो तीनों के लिए क्या है, 3 लोग हैं, हम मान लेते हैं। एक को क्या किया इसने, एक्स प्रिंसिपल हमने मान लिया है, XY और Z तीनों का प्रिंसिपल हमने मान लिया कि 5 साल वाले का X, 4 साल वाले का Y और 2 साल वाले 8 साल वाले का Z हमने मान लिया ये। ठीक, तो आप बताओ कि प्रिंसिपल कह रहा है बराबर है तो कर देते हैं। प्रिंसिपल हमने रख दिया किसके लिए, एक्स, और टाइम क्या कह रहा है, 5 साल, 3% तो कितना हो जाएगा, 5 साल 3% अपॉन 100, यही तो करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ प्रिंसिपल हमने वाई माना है, ठीक, ये माना है, और हमारा टाइम क्या है 4 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3% अपॉन 100।
यहाँ आगे क्या होगा, जेड, टाइम कितना है 8 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 100, और कह रहा है ना ब्याज बराबर है, तो ब्याज हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं के है कोई, ठीक है, हमने मान लिया के है कोई। तो एक बात बताइए कि अब यहाँ 100 सब में है, कैंसिल हो जाएगा, ये 3 भी सब में है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ अब बचेगा क्या, 5x बराबर कितना 4y बराबर कितना 8z बराबर कितना, हमने मान लिया है कि, ये हमने मान लिया क्या, माना है कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट इतना होगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मैंने क्या कहा था कि अगर हमें x क्या है हमारा, y क्या है, z क्या है, ये हमारा क्या है प्रिंसिपल है, अगर इसका रेशियो भी मिल जाए तब भी तो हम डिवाइड कर सकते हैं किसको कितना मिला। तो आप बताइए यहाँ से अगर हम x का मान निकालना चाहें, x y और z का, तो कितना आएगा हमारा, तीनों का रेशियो निकालने थे, x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा की बटा 5 आएगा, ठीक, y बराबर कितना आएगा k बटा 4 आएगा मैं, और ये कितना आएगा k बटा 8 आएगा। ये मैं प्रॉपर बेसिक से बता रहा हूँ आपको, प्रॉपर बेसिक से, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, x y और z के रेशियो मिल गया, भाई x का मान मिल गया, y का मान मिल गया, हमने तीनों का रेशियो निकाल दिया, ठीक है, तीनों का रेशियो निकाल लिया, रेशियो जब निकाला तो क्या होगा, हर जगह के कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 1/5, 1/4, 1/8। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो हम जो इनका डिनोमिनेटर है इसका क्या लेते हैं एलसीएम, और सबका उसी में गुणा कर देते हैं, तो यहाँ इनका एलसीएम कितना होगा 40 होगा, 5 अट्ठे 40, 40 सबसे कट रहा है, तो हमने क्या किया 40 का गुणा सब में कर दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भाई, जो क्रिया कर रहे हैं वो सब में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब कितना आ जाएगा 8 पंचे 40, 4 दाम में 40, और यहाँ कितना है 5 अट्ठे 40, तो एक्स वाई जेड का मान कितना आ गया हमारा, एक्स वाई जेड कितना आ गया 8, 10 और 5 आ गया। तो हमें अब रेशियो मिल गया ना, कितने रेशियो में 8, 10 और 15, तो हमने कितना मान लिया, हम मान लेते हैं कि अगर इसको 8A में इन्वेस्ट किया था, इसने 10A इन्वेस्ट किया था, इसने 5A, तो टोटल कितना इन्वेस्ट किया था इन्होंने, टोटल कितना इन्वेस्ट किया था भाई, 8, 10, 18, 5, 23, 23A इन्वेस्ट किया था टोटल तीनों ने मिलके, लेकिन ये कह रहा है कि 3243, तो 3243, तो ए का मान कितना आ जाएगा हमारा, निकाल लेते हैं, तो कितना होगा 23 × 23, ठीक, बचा कितना 9, 23 दूना 46 दूना 92, 23 × 23 कितना हो गया 141, कितना ए का मान कितना आ गया 141। हमसे पूछा क्या है सबसे बड़ा कौन सा है भाई, सबसे ज़्यादा किसने इन्वेस्ट किया है, वाई नहीं तो 10A का, तो 10A का मान कितना हो जाएगा हमारा 1410, कितना, यही तो हमारा आंसर है, कितना है यही है 1410। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, ठीक है, आप इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी कर सकते थे क्या, जब मैंने यहाँ पे आपको दिखाया बताया कि यहाँ पे क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टाइम अलग अलग है, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, आपने यहाँ पे क्या दिखा 5x 4y और 8z आया, क्या आया तीनों इतना आया, तो अगर x y z का मान निकालना हुआ आपको इतना मिल गया 5x 4y और 8z, जाहिर सी बात है जब आप करोगे तो 3% भाई सब में कॉमन है कट जाएगा, 100 सब में कॉमन है कट जाएगा, ये आप माइंड में ही रियलाइज कर सकते थे अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो, ठीक है। तो यहाँ से अगर x y और z का रेशियो निकालना था हमें, तो हम सीधा सीधा ये निकाल सकते थे कि इसको जिसका लेना है x का उसको छोड़ देते हैं, और इसको कर लेते हैं हम क्या 8 पंचे 40, 40 में 5 से भाग दिया तो कितना आएगा, सॉरी 8 चौक 32, 32 आएगा यहाँ, ठीक, यहाँ पे कितना आएगा, अगर y का लेना है तो y को छोड़ देते हैं, बाकी दोनों का गुणा कर लेते हैं, 8 पंचे 40, इसका कितना आएगा z का 5 चौका 20, देखिए 2 से सब में कट रहा है, तो ये कितना होगा 16, 4 से कट रहा है सॉरी, 4 अट्ठे 32, 4 दाम 40, 4 पंचे 20, 8 5 और 8 10 और 5 का रेशियो आया, 8 10 और 5 का रेशियो यहाँ भी है, बाकी आप सॉल्व कर सकते थे आगे, ठीक है, समझ में आई बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा आइए,
आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, जितना हो सके ध्यान से पढ़िए, फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि दिया क्या है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि डिटेल में कि दिया क्या है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु की कीमत जिसमें बिक्री कर सहित शामिल है, ठीक है, जिसमें बिक्री कर शामिल है, वो 462 रुपये, मतलब 462 रुपये जो है वो हमारा क्या है, टैक्स भी है, बिक्री कर, सेल्स टैक्स और सेलिंग प्राइस है, दोनों को मिला के 462 रुपये बोल रहा है, ठीक है। कह रहा है बिक्री कर की दर 40% है, जो टैक्स लग रहा है वो 40% लग रहा है, और यदि दुकानदार को 20% का लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय कीमत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उसको पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ठीक। तो एक बात बताइए कि अगर हम आपसे पूछे कि दुकानदार को प्रॉफिट या लॉस वो किस पे देखेगा, किस पे देखेगा भाई, अपनी कॉस्ट प्राइस पे। टैक्स से क्या मतलब है, अगर आप कहीं जाते हो बाहर में, मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, तो आपने ऑर्डर किया, उसकी मेन्यू के हिसाब से जो प्राइस था वो हो गया, तो प्राइस के बाद जितना होता है उस पर वो टैक्स ठोकता है, ठोकता है मतलब लगाता है, ठीक है। तो वो जो है, जो टैक्स लगाता है वो तो उसके पास रहता नहीं, तो वो तो गवर्नमेंट के पास जाती है उतना, ठीक। तो प्रॉफिट उसको किस पे देखना है फिर, जितना उसने बेचा, जितना उसने अपना लगाया था, उसमें खर्च किया था, वही तो है। तो यहाँ पे बोला है कि 20% का लाभ हुआ, तो 20% का लाभ हुआ तो मतलब यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की रेशियो मिलेगी, मिलेगी कि नहीं। 20% का मान होता है 1/5, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 5 है तो 5, इतना कर लो, 20% का मान कितना, 1/5, अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 5 है तो इसका 20% एक, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी भाई, 6 हो जाएगी, इसका 20% तो 6 हो गई। इतना बात समझ में आया, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो हम मान लेते हैं कि हमारी कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी है, 50x हमने मान लिया, और सेलिंग प्राइस हमने मान लिया 60x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने 10x दोनों तरफ गुणा किया है, ठीक। अभी हमारी क्या है, 60x रुपए। कह रहा है ना कि 40% जो है वो टैक्स लगा रहा है। अब सेलिंग प्राइस इतनी है, हमने इतने का खाना खा लिया मान लीजिए रेस्टोरेंट में 60x का, अब भाई 40% हमें, अब हम कितना देंगे उसको, अब 40% टैक्स भी तो दे देंगे, कितना, तो टैक्स सहित सेलिंग प्राइस कितना होगा, कितनी हो भाई, 60x तो हम देंगे ही देंगे, और जो 60x पे टैक्स लगेगा वो भी तो देंगे हम। कितना टैक्स देना है, 40%, 60x का 40%, तो कितना हो जाएगा ये, 6×4 = 24, मतलब 84x रुपये हमने दिया। तो ये कह रहा है नहीं, 462 रुपये बिक्री कर सहित, बिक्री कर सहित में हमने क्या है, कर सहित हमने क्या दिया, बिक्री कर, कर मतलब टैक्स, टैक्स सहित कितना दे दिया, 84x। ये कह रहा है 462, सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा, 7×42, 7×42 12, 7×84, यहाँ 6×2 = 12, 11×6 = 66, तो x का मान कितना आ गया, 11/2 आया, 11/2 आया। तो कॉस्ट हमसे पूछ क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 50x, x का मान रख दिया 1/2, 25, तो ये कितना आ गया 275 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस थी। कौन सा सही है, कोई नहीं, तो नॉन ऑफ दीज, ठीक। समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था। आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है बस, कि प्रॉफिट जो होगा दुकानदार को, वो टैक्स से कोई मतलब नहीं होता उसको, उसको जो प्रॉफिट होगा वो उसने कितने में खरीदा है, कितने में बेचा है, वो उसका प्रॉफिट है, ठीक है। टैक्स बाद में वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है ना, तो उसको फायदा कहाँ हुआ, उसको फायदा तो हुआ नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है।
आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैं यही कहूँगा कि 2-3 बार ध्यान से पढ़िए और आप सोचिए कि इसमें दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और आप इसमें क्या कर सकते हो जो पूछ रहा है उसको बताने के लिए, उसको निकालने के लिए आप इसमें क्या कर सकते हो वो आप माइंड में ही करो। क्योंकि जब आप धीरे-धीरे माइंड में करोगे ना तो वो चीज़ें आदत में आ जाती हैं। जब आदत में आ जाती हैं तो हर बार पेन नहीं उठाना पड़ता। ठीक है? तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है? पढ़ तो लिया ही होगा आपने। कह रहा है पेन के क्रय मूल्य और पेंसिल के क्रय मूल्य का अनुपात 12 और 13 है। यदि पेन को 26 रुपए की छूट देने के बाद 30 रुपए के लाभ पर बेचा जाता है, जबकि पेंसिल को जो है 20% की छूट देने के बाद 52 रुपए के लाभ पर बेचा जाता है। यदि पेंसिल का मूल्य पेन से 10% अधिक है तो पेन का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, ये पेंसिल का मार्क प्राइस कह रहा है, मार्क प्राइस की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा मार्क जो है 10% अधिक है। ठीक, तो पेन का अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। किसकी बात हो रही है, पेन की, और किसकी, पेंसिल की बात हो रही है। इसने कितना दिया है, 12 और 13 का रेशियो इनका कॉस्ट प्राइस का दिया है। क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस इनकी कितनी दी है, 12 और 13। हम मान लेते हैं कि ये इसकी कॉस्ट प्राइस 120x और पेंसिल की 130x। कोई दिक्कत, भाई रेशियो में दिया, हमने क्या किया, हटा दिया, 120x 130x कर दिया, 10x गुणा कर दिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप x से भी कर सकते थे, 10x पे से 100x से भी, मतलब दोनों तरफ, दोनों जो भी करना है वो दोनों तरफ करना है। ठीक है, x इसलिए वैल्यू लेते हैं कि उसका मान कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि उसका एक्चुअल मान क्या है। आपको पता तो है नहीं कि पेंसिल का क्रय मूल्य क्या है, एक्चुअल मान नहीं पता ना, इसीलिए हम क्या लेते हैं, एक्स भी उसके साथ लेते हैं वेरिएबल, ताकि जो मान हो वो एक्स में कवर हो जाए। ठीक है, समझ में आया। तो पेन का कितना है कॉस्ट प्राइस, पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है, 120x रख दिया हमने, और इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 130x, 30x हो गया। ठीक, कह रहा है यदि पेन को 26 रुपए की छूट देने के बाद 30% के लाभ पर बेचा जाता है, तो आप बताइए लाभ या हानि किस पे होगी, यही तो होगा। तो इसका 30% लाभ पे बेच रहा है, मतलब कितना होगा, इसका 30% कितना होगा, 120x का 30% कितना होगा, बटा 100, कितना होगा, 12×3=36x होगा। मतलब 36x का प्रॉफिट कर रहा है, तो बेचेगा कितने में, जाहिर सी बात है कि 120 का सामान है, 36 प्रॉफिट कमा रहा है, 136 नहीं, तो कितना हो जाएगा, बेचेगा कितना, 156x में। कह रहा है ना, अब आ जाते हैं कि पेन को 26 रुपए की छूट दिया था, 26 रुपए की छूट देने के बाद उसकी कीमत 156 रुपए थी, तो अब इसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा। अगर हम 26 रुपए इसमें जोड़ दें तो उसकी मार्क प्राइस हो जाएगी, छूट मतलब क्या, कम में बेचा था, हमने जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगी, उसकी मार्क प्राइस हो गई, तीनों मिल गया। ठीक, अब आ जाते हैं पेंसिल पे। कह रहा है जबकि पेंसिल को 20% की छूट देने के बाद, इसमें पहले छूट की बात कर दिया, देने के बाद 52 रुपए के लाभ पे बेचा जाता है, तो अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होगी भाई, 130x का सामान था, अब 52 रुपए का लाभ कमा रहा है, तो कितने की इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, लाभ हमने जोड़ दिया। अब आती है बात मार्क प्राइस की, मार्क प्राइस हमारी क्या होगी, कह रहा ना 20% के डिस्काउंट। आप बताइए कि मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो यहाँ से क्या मिलेगा, 20% का डिस्काउंट मतलब 20% का मान 1/5। तो अगर हमारा मार्क प्राइस 5 था तो 20% का डिस्काउंट मतलब 1 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी हमारी, 4। 5 का सामान 4 में डिस्काउंट मतलब क्या, कम करना, 20% कम कर दिया उसने, तो रेशियो क्या आ गया, 5 और 4 का। यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस का मान पता है कितना है, 130x प्लस 52। अगर 4 यूनिट का मान 130x प्लस 52 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 130x प्लस 52/4 होगा, 130x 52/4 होगा, यही होगा 1 यूनिट का मान। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे कितना आ जाएगा, 130x प्लस 52 5/4 होगा,
जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज़ें जो मैंने कहानियों की तरह समझाया है ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिखने की ज़रूरत, सॉरी। ठीक, तो ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया, ये समझ में आ गया 5/4 कहाँ से आया, सारी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक, तो मैं कह रहा हूँ ना कि आपको एक एक पॉइंट मैं समझाऊंगा और फिर क्या किए आप यहाँ से देख करके वापिस जो है खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। जब आप करोगे ना तो आपकी स्पीड, तब आपको दिक्कत होगी नहीं, सारी चीज़ें समझ में आई रहेंगी, जहाँ नहीं आई रहेगी वहीं दिक्कत होगा। ठीक है, तो चलिए इतना हमें मिल गया मार्क प्राइस। अब आ जाते हैं यहाँ पे, कह रहा है ना पेंसिल का मार्क प्राइस पेन से 10% अधिक है, तो यहाँ पे हमें मिल गया ना मार्क प्राइस ऑफ पेंसिल एंड मार्क प्राइस ऑफ पेन का रेशियो तो मिल गया यहाँ से भी हमें पेन का। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पेन से 10% अधिक है, पेन का 10% का मान कितना होता है 1/10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 भाई, 10% का मान कितना होता है 1/10 होता है। पेन से बोल रहा है तो पेन अगर हमारा 10 है तो इसका 10% कितना, एक अधिक होगा मतलब 11 होगा पेंसिल का। इतना समझ में आया। ठीक, तो हमें रेशियो मिल गया पेन एंड पेंसिल का कितना 10 एंड 11 का, तो पेंसिल का कितना है 11/10, ये पेंसिल का मार्क प्राइस है और ये मार्क प्राइस ऑफ पेन है। ठीक, और यहाँ पे हमारा मार्क प्राइस कितना है, अब ये रख लेते हैं। पेंसिल का कितना है, ये है 130x + 52 × 5/4। ठीक, नीचे कितना 156x + 26, ये कितना आ जाएगा हमारा 156 + 26। ठीक, अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, आप सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। तो ये हो जाएगा हमारा 11/10, 130x + 52, ये 5, ये 4 नीचे आएगा, कितना होगा 156x + 26, ये 4, तो ये 2 से कैंसिल, ये 5 आएगा हमारा। यहाँ पे देखिए ऊपर कितना है 26 कॉमन हो रहा है सब में, इसमें भी 26 कॉमन हो रहा है, 26 कॉमन हो रहा है तो यहाँ क्या बचा 26 × 5 = 130, 5 से x, 26 दूना 52, ये बच गया। और यहाँ पे कितना बचा 26, 26 × 5 = 130, 26 छक्के 156 होगा और 26 × 1 = 26। और यहाँ क्या था, यहाँ 5 और 4 तो था ही, तो 26 से 26 कैंसिल। अब यहाँ पे इसका 4 का गुणा इधर करते हैं, सॉरी यहाँ पे 2 था ना, 2 आया, 2 से कैंसिल किया था, तो 2 का गुणा इधर कर दिया, 5 का गुणा इधर कर दिया, तो अब हमारा कितना आ जाएगा, अब हमारा कितना आएगा, जाहिर सी बात है कि 2 का गुणा इसमें किया 22 हो गया, तो 22 छक्के कितना होगा 132x प्लस कितना 22 × 1 = 22, इधर कितना आ जाएगा 5 का गुणा किया तो 25 हो जाएगा, 25 × 5 = 125x प्लस 25 दूना 50। तो आप बताइए, अब इधर लेके जाते हैं तो 7x, और 7x बराबर कितना 28, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। इतना तो सॉल्व कर सकते हो ना भाई, कि वो भी बताना पड़ेगा। ठीक, इतना तो सॉल्व कर सकते हो, x बराबर 4 आ गया। तो हमसे पूछा है पेन का अंकित मूल्य कितना होगा, तो पेन का अंकित मूल्य हमारा कौन सा है, ये है ना, तो इसमें मान नहीं रख सकते अब ना, +26, तो कितना हो जाएगा 156 × 4 + 26 कितना हो जाएगा भाई, 15 चौका 60, 6 चौक 24, 624 + 26 कितना 650 रुपये। कौन सा सही है हमारा, ये बी वाला। ठीक, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जरूर था लेकिन हार्ड नहीं था, ये कह सकते हो। अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आप प्रैक्टिस करो, तो आप क्या करो, एक बार मैंने जो बताया उसको आप देख लीजिए, फिर मैं कह रहा हूँ कि ये 10 क्वेश्चन आप वापस से जो मैं पीडीएफ देता हूँ उसको 1 दिन या 2 दिन बाद जब आपको टाइम मिले तो उसे फिर से सॉल्व करो। ठीक है, या फिर आप 2 दिन की गैपिंग रखो, जैसे आज मैंने जो पढ़ाया उसको आप 2 दिन बाद सॉल्व करना, जो कल पढ़ाया उसको 2 दिन बाद सॉल्व करना। ऐसे रखोगे तो आपकी क्या होगी, जो भूलने की बीमारी है वो भी खत्म हो जाएगी और आपको जो मैं बता रहा हूँ याद रहेगा। ठीक है, समझ में आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है,
अगर आपको लग रहा है कि मैं टाइम ले रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा आपको बताने में, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको समझ में आ रहा है ना। अगर आपको समझ में आ जाए तो टाइम की कोई वैल्यू नहीं है भाई। लेकिन अगर समझ में नहीं आए और आप 1 घंटा देने के बाद कहें कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, तो फ़ायदा क्या है आपको 1 घंटा देने का मुझे, ठीक है? तो आपको समझना ज़रूरी है, भले बेशक थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपको किसी को नहीं समझाना है भाई, एग्ज़ाम में बैठते ही सॉल्व करना है। और समझ में चीज़ें आई रहेंगी तभी ना सॉल्व कर पाएँगे, कि रटा-रटाया ज्ञान वहाँ से सॉल्व करके आएँगे, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है? तो चलिए, पढ़ लिया होगा आपने, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कक्षा के छात्र का औसत वजन 3 किलो बढ़ जाता है, जब एक छात्र का वजन 18 किलो बढ़ जाता है, ठीक है? एवरेज उसका 3 किलो बढ़ जाता है जब कक्षा के छात्र का छात्र का वजन 18 किलो बढ़ जाता है। यदि एक कक्षा का छात्र का वजन 48 किलो कम हो जाए, तो कक्षा का औसत वजन 58 किलो हो जाएगा। कक्षा का औसत वजन क्या होगा? तो इसमें दोनों चीज़ें नहीं दी है। कहीं आपको ये लगा कि क्लास का एवरेज उसने दे रखा हो, कुछ नहीं दिया, ठीक है? बोला है कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और स्टूडेंट की भी संख्या भी नहीं दी है, तो आप कहाँ से बता पाओगे? तो चलिए हमने मान लेते हैं, यहाँ से हम माना स्टूडेंट की संख्या हमने मान ली कितनी, x मान लिया, और इनका एवरेज जो मान लिया, स्टूडेंट का एवरेज जो हमने मान लिया, ठीक है, वो कितना मान लिया, y मान लिया। अब आप बता सकते हैं टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट कितने होंगे अब, एक्स वाई। अब आप सोच रहे हैं एक्स वाई कहाँ से आया भाई, एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज वेट, स्टूडेंट ऑफ एवरेज वेट की बात हो रही है, ठीक है? तो स्टूडेंट का एवरेज वेट हमने y मान लिया, ठीक है? तो एवरेज वेट बराबर कितना होगा, टोटल स्टूडेंट का वेट, टोटल वेट कह सकते हो, स्टूडेंट का टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, यही तो होता है, यही तो होता है। अगर टोटल वेट चाहिए तो हम क्या करेंगे, एवरेज वेट में से नंबर ऑफ स्टूडेंट का गुणा कर दिया, यही तो कर दिया। इतनी बात समझ में आई। अब आ जाते हैं केस नंबर फर्स्ट, क्योंकि 2 केस दिया है उसने, केस नंबर फर्स्ट पे, ठीक है? किस पे आ जाते हैं, केस नंबर फर्स्ट पे, ठीक? तो कह रहा है ना कक्षा के छात्र का औसत वजन 3 किलो बढ़ जाता है जब एक छात्र का वजन 18 किलो बढ़ता है। तो एक बात बताइए कि हमारा ये न्यू स्टूडेंट का टोटल वेट कितना होगा, न्यू टोटल वेट कितना हो जाएगा, न्यू टोटल वेट कितना होगा भाई, पहले तो हमारी कितनी थी वेट, यही तो थी एक्स वाई। अब क्या हो रहा है कि एक स्टूडेंट का 18 किलो बढ़ गया, कितने का, एक ही स्टूडेंट का, जो स्टूडेंट था उसमें उसका वेट 18 किलो बढ़ गया, तो अब न्यू टोटल वेट कितनी हो गई, इतनी। एक कंडीशन और है, यहाँ पे उसने बोला है ना कि 3 किलो एवरेज भी बढ़ जाती है। तो एक बात बताइए कि न्यू टोटल वेट तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं कि नहीं, कि भाई एवरेज वेट इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट, एवरेज वेट क्या हो रही है, 3 किलो बढ़ रही है, तो हमारा पहले एवरेज कितना था, y था, कितना था, y था। अब y से 3 हो गया, 3 जुड़ गया, ठीक है, y प्लस 3 हो गया। तो स्टूडेंट की संख्या अभी भी क्या है, x ही है, स्टूडेंट तो चेंज हुए नहीं ना, स्टूडेंट तो उतनी ही है। तो आप बताइए यहाँ पे भी न्यू टोटल वेट है, यहाँ पे भी, तो ये क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। तो एक्स वाई प्लस 18 बराबर कितना, एक्स वाई, एक्स का गुणा कर दिया, एक्स वाई प्लस 3x, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 6। तो मतलब कहने का अर्थ हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल गए कितने, 6, ठीक? तो ये केस नंबर 1 हो गया। अब आगे कह रहा है केस नंबर 2 में आ जाते हैं, कि अब कह रहा है यहाँ पे कि यदि एक छात्र का वजन 48 किलो कम हो जाए, तो केस नंबर 2 में न्यू टोटल वेट कितना होगा, केस नंबर 2 में देख लेते हैं न्यू टोटल वेट कितना होगा भाई। पुराना तो हमारा एक्स वाई था, ठीक? अब क्या है, 48 किलो घट रहा है, तो 48 किलो घटा देते हैं हम, तो न्यू टोटल वेट मिल जाएगा हमें भाई। टोटल वेट ये था, इसमें हमने 48 किलो घटा दिया। अब एक कंडीशन यहाँ से भी तो हम न्यू टोटल वेट निकाल सकते हैं, न्यू टोटल वेट यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं, कि बोला है ना कक्षा का औसत वजन 58 किलो हो जाता है। तो आप बताइए कि यहाँ पे कितना था, y 3 बढ़ रहा था, यहाँ पे बोल ही रहा है कि 58 किलो हो जाता है, तो न्यू टोटल वेट कितना, एवरेज वेट कितना दिया, 58 किलो न्यू का।
और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितनी है, 6। तो हमने क्या किया, 6 से गुणा कर दिया, तो इतना मिल गया। तो अब सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, ये भी न्यू टोटल वेट, ये भी न्यू टोटल वेट, तो कितना होगा, एक्स वाई माइनस 48 बराबर कितना, 58 गुणित 6। एक्स का मान हमें पता है तो हम रख देते हैं 6y माइनस 48 बराबर कितना, 58 गुणित 6। तो 6 से कैंसिल होगा, 8 6 48, यहाँ 6 से 6। y बराबर कितना जाएगा, ये माइनस का 8 इधर जाएगा तो कितना होगा, 66। y का मान हमारा कितना आ गया, 66। तो हमसे पूछा है औसत कक्षा का औसत वजन क्या है, तो औसत वजन हमारा क्या है, 66। y का मान ही तो औसत वजन है, तो कौन सा सही है, ये डी वाला। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है बस। ठीक, तो मैंने क्या कहा है, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट से भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन बेसिक यूज करने पड़ते हैं, तो वो एवरेज टाइम जो है वो बराबर हो जाता है। ठीक, चलिए समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा आइए, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, अगर आपने हमारे साथ ध्यान से पढ़ा होगा शुरू से, तो आप इसे एक झटके में सॉल्व कर सकते हो, 10 सेकेंड में। 10 सेकेंड नहीं, मान लो 20 सेकेंड में तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पढ़ ही लिया होगा, कुछ लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश भी की है, तो ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा है एक 150 कर्मचारियों वाले एक कार्यालय में 60% लड़के और 40% लड़कियां जो है अनुपस्थित हैं, और 48% कर्मचारी, टोटल जो है 48% कर्मचारी उपस्थित हैं। तो यदि 25 लड़के और 35 लड़कियां क्रिकेट पसंद करते हैं और बाकी कर्मचारी फुटबॉल पसंद करते हैं, तो कितने प्रतिशत लड़कियां फुटबॉल पसंद करती हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए कि अगर मुझे मिल जाए कि कितने लड़के और कितने लड़कियां हैं, तब भी तो हम बता सकते हैं कि भाई कितने प्रतिशत, क्योंकि हमें पता है कि लड़कियां क्रिकेट कितनी प्रतिशत करती हैं, जो बच गए वो फुटबॉल पसंद करती हैं बाकी। ठीक, तो हमें रेशियो अगर मिल जाए तब भी तो हम बता सकते हैं कि 150 कर्मचारियों में बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे बोला है ना 60% बॉयज 40% अनुपस्थित हैं, तो अगर कह रहा है कि 48% टोटल, जो 48% उपस्थित हैं, तो अनुपस्थित के होंगे टोटल में। अगर टोटल इतने 48% उपस्थित हैं, तो टोटल अनुपस्थित कितने होंगे, टोटल अनुपस्थित कितने होंगे भाई, 100% में से क्या किया, घटा दिया 48%, जाहिर सी बात है कि 52% क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। इतना समझ में आया। तो ये आपको नहीं लगता कि यहाँ पे बॉयज़ है बात हो रही है, यहाँ गर्ल्स की बात हो रही है। ठीक, बॉयज़ की बात हो रही है, गर्ल्स की बात हो रही है, ऑल ओवर सबकी बात हो रही है, और वो भी किस में, अनुपस्थिति में। ये भी अनुपस्थित हैं, ये भी अनुपस्थित हैं, और जो हमने 52% निकाला ये भी अनुपस्थित है। तो अब रख नहीं सकते, इसमें रख दीजिए 60% बॉयज़ अनुपस्थित हैं, 40% गर्ल, 45% सॉरी, 45% गर्ल अनुपस्थित हैं, और ऑल ओवर कितना, 52% अनुपस्थित है। तो ये हमारा आ गया, ये यहाँ पे क्या आएगी, इनकी संख्या का रेशियो आ जाएगा। कितने भाई, ये बॉय जो 60% अनुपस्थित हैं, ये क्या है, अपने टोटल का ही तो अनुपस्थित है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये बोला है कि टोटल, सिर्फ बोला है 60% बॉयज अनुपस्थित है, मतलब बॉयज की संख्या का 60% अनुपस्थित है ना। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 45, ये है 45, 7 आएगा यहाँ, और यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये किस फॉर्म में आएगा, रेशियो फॉर्म में। 7 8 कितना, ये 7 के, ये 8 है। तो एक बात बताइए, 7 यूनिट और 8 यूनिट, 15 यूनिट, 15 यूनिट बराबर 150, 15 यूनिट बराबर 150, तो एक यूनिट का मान कितना, 10, तो 7 यूनिट का मान कितना, 70, 8 यूनिट का मान 80, इतना। तो बात कह रहा है कि बाकी कर्मचारी फुटबॉल है, इतना दे दिया, तो पूछ रहा है लड़कियों का प्रतिशत कितना है। ठीक है,
तो एक बात बताइए कि अगर 35 लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं तो फुटबॉल कितने खेलेंगी, बाकी बची हुई तो कितनी बच गई, 45 फुटबॉल। अगर आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक, फुटबॉल का, सॉरी, फुटबॉल का परसेंटेज निकालना है तो कितना परसेंट, 45 लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं, टोटल हैं कितनी, 80। परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज में 100 से गुणा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 45 पंचे कितना होगा, 225, कितना होगा ये, 45 दूना 90, दूना 180, 225, 4, तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 56.25%। तो कौन सा सही है इसमें, नॉन ऑफ दीज। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, आपने कर लिया होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, ठीक है, और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसे तो मैंने कई बार बताया, ठीक है, तो आज मैं इसका बेसिक नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा कि आप इसको कैसे करते हैं। ठीक, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है एक जो है 160 लीटर क्षमता वाले कंटेनर जो है दूध से भरा है, कंटेनर से 40 लीटर दूध निकालकर पानी से भर दिया जाता है। मतलब कहने का 40 लीटर निकाला जाता है दूध और वापस उसे पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। तो कंटेनर में पानी की मात्रा कितनी होगी वो पूछ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया है, कितना निकाल रहे हैं, जब ऐसा कंडीशन आए तो हम कितना निकाल रहे हैं, 40, और टोटल कितना है 160। मतलब हम देखा जाए तो कितना भाग निकाल रहे हैं, 4 चौके 16, 1/4 आ रहा है। मतलब अगर हमारा टोटल जो है 4 है तो उसका एक भाग निकाल दिया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है। तो बचा कितना, बचा कितना भाई, बचा कितना, 3 बच गया। तो आप बात बताओ, मिल्क निकाल रहा है, मिल्क टोटल पहले कितना था, 160 लीटर जो था वो मिल्क था। अगर यहाँ पे वाटर आता तो वाटर लिखते हैं। तो ये मिल्क का है, इनिशियल में कितना था एंड फाइनल में कितना था, इनिशियल में कितना था, 4 था। अब एक निकाल लिया तो फाइनल में बच कितना गया, 3 बच गया। ठीक, फिर उसकी जगह क्या किया उसने, पानी मिला दिया। तो तब भी तो क्या होगा, 160 लीटर रह गया ना उसमें, बचा 160 लीटर मिल्क एंड वाटर। तब भी क्या हो रहा है, उसका एक भाग निकाल दे रहा है, वापस 4 निकाले, फिर 4 से कितना, 3 हो रहा है। ठीक, फिर क्या हो रहा है, 4 से 3, उसने बोला ना 2 बार और दोहराइए, तो टोटल 3 बार। तो एक बात बताइए, फाइनल में और इनिशियल का रेशियो मिल गया हमें कितना, 4 चौका 16, चौका 64, रेशियो कितना, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। तो एक बात बताइए कि लास्ट में भी क्या होगा, लास्ट में भी कंटेनर तो फुल है ना, ऐसा तो है नहीं, 160 लीटर है। तो यहाँ पे देखा जाए, अगर इनिशियल हमारा दूध कितना था, 64 लीटर था, कितना था 64, और फाइनल में कितना बचा 27। ये यूनिट में 64 यूनिट था पहले, अब बाद में बचा कितना 27 यूनिट। तो 64 में से जो अगर ये 27 देखा जाए, क्योंकि लास्ट में भी क्या है 64 ही है, लेकिन जो 27 यूनिट जो है ये पानी है, बाकी क्या होगा हमारा 37 यूनिट जो ये बच रहा है हमारा 64 में, ये 37 यूनिट क्या होगा हमारा, वाटर होगा। भाई टोटल हमारा 27, अब मिल्क बचा है उसमें, तो जाहिर सी बात है अभी भी 160 लीटर है ना उसमें। तो यहाँ पे हमारे 64 यूनिट और 27 यूनिट की बात हो रही है। तो अगर 27 यूनिट उसमें वाटर है तो 37 यूनिट क्या होगी हमारी, सॉरी 27 यूनिट हमारा मिल्क है, तो जाहिर सी बात है 37 यूनिट वाटर होगी, क्योंकि टोटल 64 यूनिट अभी भी है। तो 64 यूनिट का मान कितना था, 160 था, तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा हमारा, 160/64 होगा, कितना होगा 160/64। तो हमसे कितना चाहिए, पूछ रहा है ना कंटेनर में कितना पानी है, तो जाहिर सी बात है कि 27 यूनिट अगर हमारा क्या है मिल्क है, तो 37 यूनिट वाटर, तो 37 यूनिट का मान निकाल लिया हमने। तो कितना होगा 160 गुणित 64 गुणित 37। ठीक, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 चौका 64, ये कितना होगा
16 दहम 160, 5 एंड 2, 3 पचे 15, 185 आएगा। 185/2 मतलब 92.5 लीटर क्या होगा हमारा, वाटर होगा। कितना होगा, 92.5 लीटर वाटर होगा। ठीक है, तो आज मैंने इसका क्या है, शॉर्ट फॉर्म ही बताया है आपको, रेशियो मेथड। मैं, अगर आप हमारे साथ जुड़े होंगे तो मैंने इसको पिछले कई बार क्या पूरा प्रॉपर बेसिक से भी बताया है, फिर शॉर्ट फॉर्म बताया। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आगे भी ऐसे ही मैं दोनों बताऊंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस क्वेश्चन में जो जो दिया है वो करते जाइए, जो बोल रहा है वो करते जाइए, आप आपका आंसर आपके सामने होगा ऐसा क्वेश्चन में। ठीक है, तो कह रहा है रजनीकांत अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर और 20% जो है शेष राशि जिम पर और 25% शेष राशि का भोजन पर खर्च करता है और शेष राशि उसने दान दे दिया। यदि जिम और घर के किराए पर खर्च की गई राशि का योग 928 रुपए है तो उसकी वार्षिक आय ज्ञात करना है। ठीक है, कह रहा है कि उसकी वार्षिक आय ज्ञात करनी है हमें। ठीक, तो हम बता नहीं सकते, तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने मान लिया कि उसकी मासिक आय जो है, मासिक आय कितनी है, 100x, हमें नहीं पता ना, तो हमने मान लिया। कह रहा है मासिक आय का 15% जो है वो किस पे खर्च करता है, रेंट पे, हाउस रेंट पे, तो रेंट में लिख दिया, तो इसका 15% कितना होगा, जाहिर सी बात है 100 का 15% कितना होगा, 15x ही होगा। तो बचा कितना, बच गया कितना, 85x। कह रहा है ना इसका 20% शेष राशि का जो है 20% किस पे खर्च करता है, जिम पे, तो इसका 20% कितना होगा, मतलब 1/5, 1/5 किस पे खर्च करता है, जिम पे, तो 1/5 मतलब 17, 17×5 = 85, 17x। अब बचा कितना, 17×4 = 68 बच गया। कह रहा है इसका जो है शेष का 25% राशि किस पे, फूड पे। अब ये शेष कितना बचा, इतना बचा, इसका 25% किस पे खर्च कर रहा है, फूड पे, तो ये कितना हो जाएगा, 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब 68 का 1/4 कितना, 17×4 = 68, 17x। यहाँ पे कितना बच गया, 17×3 = 51 बच गया। ये इसने क्या किया, दान दे दिया। कह रहा है यदि जिम और घर के किराए पर खर्च की गई राशि का योग, तो जिम ये रहा और घर के किराए पर ये रहा, तो दोनों का योग कितना है, 32x। मैं कह रहा हूँ कितना है हमारा, 32x, ये कह रहा है 928 रुपये, तो 928 रुपये, तो 32x बराबर 928, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा, जाहिर सी बात है कि 928/32 करेंगे। ठीक, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, ठीक, 8 9 72, 29 आया, कितना आया, 29। तो आप बताइए कि उसकी मासिक आय कितनी आ गई, मासिक आय, मासिक आय कितनी हो जाएगी, 2900। भाई x का मान 29, तो 100x का मान कितना, 2900। लेकिन आप यहाँ पे आपने क्या किया, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, तो आप क्या करोगे, टिक मार के चले आओगे। उसने बोला है कि उसकी वार्षिक आय क्या होगी, ये तो हमारा मासिक आय निकल के आया ना, वो पूछा है वार्षिक आय, तो वार्षिक आय कितनी होगी भाई। अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आप यही गलती करोगे, आपने इतना तो सॉल्व किया, टाइम भी दिया, लेकिन गलती कहाँ कर दी, टिक करने में। तो आपका वार्षिक मतलब एक महीने का अगर 2900 कमा रहा है तो 12 महीना, वार्षिक मतलब कितना, 12 महीना, तो कितना होगा, 12 3 36, 360 में से 12 गया तो कितना होगा,
348 और 2 जीरो तो है यही है, मतलब 34,800 रुपये उसकी क्या है, सालाना इनकम है। तो आंसर हमारा कौन सा था, डी वाला। लेकिन आप लगा के कौन सा है, ए वाला। आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत करके आए, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, मैंने काफ़ी बार बताया है, ठीक है। और मैं पूरा का पूरा हमेशा बेसिक से ही बताता हूँ, पूरा का पूरा। आपको एक एक पॉइंट ऐसा नहीं है कि आपको ये ना लगे कि आज मेरा पहला दिन है, ठीक है। मैं डेली ऐसे ही बताता हूँ, ताकि चीज़ें आपको, अगर मान लीजिए आज नहीं समझ में आई तो कल आप वही क्वेश्चन कर रहे हो तो वहाँ समझ में आया, नहीं आए तो परसों। ऐसा तो है नहीं कि कभी नहीं किया आएगा, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तभी। कुछ चीज़ें हो सकता है, मान लीजिए मैं आज छूट गया आज मेरा, तो मैं कल जब भी ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ तो बता देता हूँ। तो चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बात यही है। और उससे क्या होगा, आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होगी, डेली के डेली प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है विनय ने एक काम का 30% जो है वो 6 दिन में पूरा किया, फिर विनय और तरुण ने मिलकर 9 दिन में काम का 60% पूरा किया, और बाद में तरुण और प्रांजल ने मिलकर बचा हुआ काम 2 दिन में पूरा किया। तो प्रांजल अकेले पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है। तो हम हमेशा से क्या करते हैं, टाइम टाइम लेते हैं किसका। तो एक बात बताइए, कह रहा है ना विनय ने एक काम का 30% 6 दिन में, किसने, विनय को हमने वी मान लिया, और कितने दिन में, 30% 6 दिन में। तो यहाँ पे हम जो टाइम लेते हैं, मैंने क्या बताया कि वो टोटल वर्क कितने टाइम में कर सकते थे वो टाइम लेते हैं। आप बताइए कि अगर ये 30% वर्क जो है 6 दिन में कर रहे हैं, तो 100% कार्य का मतलब क्या है, पूरा मतलब 100% वर्क कितने दिन में करेंगे। तो 30/6/30 करोगे, 1%, 100% के 100 से गुणा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, तो कितने दिन में, 20 दिन में। तो ये मैंने आपको लिख के बताया, ठीक है, कि ताकि ये चीज़ें समझ में आ जाए। कह रहा है कि विनय और तरुण, अब विनय और प्लस तरुण की बात हो रही है, वो कितना टाइम ले रहे हैं, बोला ना 9 दिनों में काम का 60% पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने समझाने के लिए लिखा है, लेकिन अब आपको क्या है, लिखिए यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है, ठीक। जब आ लीजिए, कभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, शुरू शुरू में, तो आप लिख सकते हो, लेकिन ये ध्यान दो कि आपको हर चीज़ लिखनी नहीं है। मैंने क्या कहा, हर चीज़ लिखनी नहीं है। तो आप क्या करो कि 9 दिन में अगर वो 60% कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो 20% कितने दिन में कर रहा होगा, 3 दिन में, क्योंकि 20 3 60, 3 3 9, 20% अगर 3 दिन में कर रहा है, तो अगर 100% कार चाहिए तो कितना का, 5 से गुणा किया, तो टाइम में भी तो 5 से गुणा करना पड़ेगा ना। यहीं पे देख लीजिए कि अगर हम 20% 3 दिन में कर रहे हैं, तो अगर हम 5 का गुणा यहाँ कर दें तो ये 100% वर्क हो जाएगा। तो टाइम भी हमें क्या चाहिए, 5 गुना चाहिए, तो 15 दिन होगा। तो ये माइंड में करना है। तो टाइम हमारा क्या आ गया, 15 दिन। अब आगे कह रहा है बाद में तरुण और प्रांजल ने मिलकर बचा हुआ काम 2 दिन में किया। किसने, तरुण और प्रांजल को पी मान लिया हमने। बचा हुआ काम कितना था भाई, 30% इसने किया, 60% इसने किया, तो बचा हुआ काम कितना था, 30 60 90, 10%। 10% अगर कार्य 2 दिन में हो रहा है, तो 100% कितना होगा, जाहिर सी बात है कि 20 दिन में। 10 से गुणा किया तो 100 हो गया, 10 से 2 में गुणा किया तो 20 हो गया। ये हमारा क्या गया, टाइम आ गया। तो हमने क्या बताया कि टाइम कौन सा लेते हैं, जिसमें टोटल वर्क वो कंप्लीट कर सके। तो अब हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारा क्या होता है, हमने बताया ना कि यहाँ पे टोटल वर्क हम मानते हैं। तो हम मानने को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम इसका क्या करते हैं, टाइम का जो है वो हम मान लेते हैं एलसीएम। इनका एलसीएम ले लेते हैं और वही हम मान लेते हैं, ताकि जब भी हम टाइम से वर्क में डिवाइड करें तो जो हमारी इफिशियंसी आए वो इक्वरेट आए, दशमलव में नहीं आए। मान लीजिए हम अपने से मान लिया, अगर तो सारे से डिवाइड नहीं हुआ तो हो सकता है दशमलव में आंसर आए। तो दशमलव में आएगा तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करने में हमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 20 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो हमने अपना मान लिया टोटल वर्क हमारा कितना है, 60, ठीक। तो आप बताइए कि इफिशियंसी हमारी क्या होगी, क्योंकि वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। तो अगर हमें टाइम भी पता है, वर्क भी हमने माना है, तो इफिशियंसी कितनी होगी, 20 3 60, 15 चौके 60 और 20 3 60। तो ये किसकी है इफिशियंसी, भाई वी की, विनय की बात हो रही है, 3 है। और ये जो 4 आ रहा है विनय प्लस तरुण का है।
तो तरुण का यहाँ कितना होगा भाई, विनय को घटा दिया तो यहाँ तरुण की कितनी होगी, 1 होगी। और जब तरुण की यहाँ पे तरुण और किसकी, प्रांजल की है, तो यहाँ पे तरुण 1 है तो प्रांजल कितनी होगी, जाहिर सी बात है 2। तीनों का इफिशियंसी पता चल गई है। ठीक, कह रहा है कि तो प्रांजल अकेले पूरा काम कितने दिनों में करेगी, तो टाइम किसका, प्रांजल का। तो टोटल वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क हमारा कितना है भाई, 60 है, और इसकी इफिशियंसी कितनी है, 2। तो ये कितना होगा, 30 दिन में कंप्लीट कर लेगी अगर अकेले किया तो। अलोन निकाल सकते हैं कि नहीं। ठीक, तो समझ में आई बातें। बहुत हार्ड क्वेश्चन था, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। तो पढ़िए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक, ये क्वेश्चन तो मैंने अक्सर बार बताया है, तो आप इसमें गलती नहीं करोगे, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि, और आप इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। जिसने भी ट्राई किया अच्छी बात है, जिसने नहीं किया मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन कम से कम पढ़ तो लो, कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ लो, जब तक मैं नहीं बता रहा हूँ तब तक पढ़ ही लो, नहीं सॉल्व कर रहे हो तो। ठीक है, तो कह रहा है एक थैले में 555 सिक्के हैं जिनके मूल्य 1 रुपये 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के में है। यदि सभी 1 रुपये सिक्कों का कुल मूल्य, सभी 25 पैसे का सिक्कों का कुल मूल्य या सभी 10 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य का अनुपात दे रखा है, कौन कौन से सिक्के हैं भाई, लिख लेते हैं। 1 रुपये का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है और 10 पैसे का सिक्का है। ये हमारा सिक्के हो गए। एक बात बताइए कि यहाँ जो दिया है ये कॉइन के रूप में दिया है, ये रेशियो दिया है, ये रुपये के रूप में दिया है। तो हम क्या डिवाइड कर सकते हैं, कितना कितना कॉइन मिला, नहीं ना डिवाइड कर सकते। तो जो रुपये में रेशियो दिया है कितना, 5, 3 और 2 के रेशियो में दिया है इसने। तो ये रुपए है, अगर हमें कॉइन का रेशियो पता चल जाए कि कितने कितने कॉइन के हैं, तब तो हम डिवाइड कर सकते हैं ना। जिस फॉर्म में अगर टोटल है उसी फॉर्म में हमारा क्या होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए, तभी तो हम डिवाइड कर पाए, बता पाएंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसकी अगर हम मान लें कि 5x रुपए हैं, यहाँ पे कितने रुपए है ना भाई, रुपये के फॉर्म में है, तो यहाँ 3x रुपए है 25 पैसे के, और यहाँ 2x रुपए हैं किसके। तो ये हमारा क्या है, रुपी हो गया। रुपी तो पहले ही था, हमने क्या मान लिया, इतना मान लिया। अब कॉइन में अगर चेंज करना है तो इसे कितना होगा बताइए। कॉइन में अगर हमें चेंज करना है तो 1 रुपए का कितना होगा कॉइन, 5 ही कॉइन है। अगर एक मैं पूछूं कि 5 रुपए में एक एक के कितने कॉइन होंगे, तो आप क्या कहोगे, 5 कॉइन। लेकिन x है तो 5x होगा। आप बताइए कि 1 रुपए में 25 पैसे के कितने कॉइन हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 25 25 25 4 हो सकते हैं। तो यहाँ पे 3x रुपए है तो कितना होगा, अगर मैं पूछूं 3 रुपए में कितने होंगे, तो क्या हो गया, 12 कॉइन होंगे 25 पैसे के। तो यहाँ x है तो 12x हो जाएंगे। यहाँ पे कितना, 1 रुपए में 10 पैसे के कितने कॉइन होंगे भाई, 1 रुपए में 10 पैसे के कितने कॉइन होंगे, 10, यही तो होंगे। तो 2x में कितने होंगे, 20x कॉइन। इतनी बात समझ में आई। अब में क्या मिल गया, कॉइन मिल गया कि इतने इतने कॉइन है। तो देखा जाए तो कितने कॉइन है, यहाँ पे 5x कॉइन है, यहाँ पे 12x कॉइन है, यहाँ पे 20x कॉइन है। तो टोटल कॉइन कितने हैं, 5 12 5 17 10 37x कॉइन है। लेकिन ये कह रहा नहीं, 555 कॉइन है। तो x का मान कितना आएगा, 555 बटा 37। तो मैंने क्या बताया है आपको, अब यहाँ पे आप भाग करने बैठोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी 37 से भाग देने की बात आए और ऊपर मान लीजिए अगर 1 1 1 बटा 37 रहा होता तो आप क्या करते, डायरेक्टली इनको तीनों को जोड़ देते, 3 आ जाता हमारा आंसर। ठीक, अगर यहाँ पे 2 2 2 रहा होता और 37 से भाग देना होता तो हम क्या करते, 2 प्लस 2 प्लस 2 जोड़ देते, 6 आ जाता हमारा। यहाँ पे कितना आएगा हमारा, 5 प्लस 5 प्लस 5 15 आ जाएगा, जोड़ दिया हमने। ठीक, कितना आ गया, 15x का मान हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है, थैले में 25 पैसे के कितने कॉइन है, तो 25 पैसे के कितने कॉइन है भाई, 12x।
तो 12 गुणित 15 बराबर कितना, 180 कॉइन है। कितना, 180 कॉइन है। तो कौन सा सही है हमारा, ए वाला। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। ठीक है, जो जिस फॉर्म में वो टोटल दिया हो उसी फॉर्म में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं उनकी रेशियो को भी। बस इतना बात याद रखिए। कभी कभी हो सकता है यहाँ पे रुपए दिया और जो रेशियो दिया वो कॉइन का, तो कॉइन को हम क्या करेंगे, वापस रेशियो के फॉर्म को रुपए के फॉर्म में चेंज करेंगे इसके रेशियो का, और फिर इससे रिलेट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल है। कह रहा है जब किसी त्रिकोण के आधार, ठीक है, और ऊंचाई में क्रमशः 40% और 25% की वृद्धि की जाती है तो इसका क्षेत्रफल जो है 157.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो त्रिभुज का वास्तविक क्षेत्रफल क्या है ये बताना है हमें। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होती है, ऊंचाई होती है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो दो कंडीशन दिया है, पहले और बाद में। अगर मैं इनका पहले और बाद के बीच का रेशियो निकाल लूँ, ठीक है, तब भी तो मैं बता सकता हूँ ना कि पहले क्या रही होगी, क्योंकि बाद का मान दिया है। एक बात बताइए कि अब रख लेते हैं। तो इसने बोला है ना कि उसकी आधार जो है 40% वृद्धि हो गई, तो 40% का मान क्या होता है, 2/5 होगा। ठीक, और 25% का मान भी आपको पता है कितना होता है, 1/4। तो कह रहा है ना, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1/2 भाई इसमें भी रहेगा, क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो आधार क्या है, अगर हमारा पहले कितना था, 5 था, पहले हमारा 5 था, तो आप चाहो तो 5x 5y भी मान सकते हो। हम क्या करें, बाद में कट जाएगा, क्योंकि रेशियो फॉर्म में निकाले हैं तो मानना है ना मानना कोई फायदा नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमारा कितना था, पहले 5, अब कह रहा है ना 40% बढ़ गया, मतलब 5 के 40% कितना हो गया, 7, सॉरी 2। तो बाद में कितना हो गया, ये 7 हो गया। तो बाद में कितना हो गया, यहाँ पे भी क्षेत्रफल में 1/2, अब यहाँ पे कितना हो गया, 7 हो गया। अब बात आती है ऊंचाई की, पहले कितनी थी, 4, कह रहा है 25% बढ़ गया, मतलब 4 का 25% कितना, 1, बाद में कितना हो गया, 5 हो गया, बढ़ गया ना, 5 हो गया। तो अब इनका रेशियो हम निकाल लेते हैं, कितना आएगा, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाएगा, रेशियो फॉर्म निकाल रहे हैं तो 5 से 5 कैंसिल, 1/2 दोनों में है कैंसिल, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 एंड 5, 7 आ जाएगा। ठीक, इनका क्षेत्रफल का मान कितना आ गया, 4 और 7। तो कह रहा है ना इसका क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर हो जाता है, मतलब 7 यूनिट का मान कितना, 157.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो 7 यूनिट का मान कितना है, 157.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, जाहिर सी बात है कि सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 दूनी 14, कितना हो गया, 1, 7 दूनी 14, 3, 7 5 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 यूनिट का मान। तो हमारा पहले कितना था, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा सही हमारा, ये डी वाला। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। ये जो कहानियां मैंने लिखी है नहीं लिखनी है, आप डायरेक्टली कर सकते थे कि कितना, 5 से 7, 4 से 5। ठीक, कैंसिल करते हैं, 4 से 7 रेशियो आता है, 7 बराबर उतना, तो 4 बराबर कितना। ठीक, समझ में आ गया होगा। काफ़ी हार्ड क्वेश्चन नहीं था, वो सिंपल था। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करके जाएं, और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो की प्रॉफिट मिल सके और वो भी अपनी स्पीड इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, चलिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती है और आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करते रहें।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।